हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 145 डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आपका 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा ये आंसर्स लिखने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे। आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको किन्हीं 5 का आंसर करना है। ठीक है, आप ऐसा करो कि एटलीस्ट कम से कम एक सेक्शन से आपके 2 क्वेश्चन हो जाएं। इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 400 वर्ड्स और जो आपका ईच क्वेश्चन है वो आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपका डिस्क्राइब द इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लासेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये ऑलमोस्ट सब में पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है कॉलोनियल लीगेसी एंड अर्ली चेंजेस। जो हमारा ब्रिटिश है, ठीक है, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने अपना न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोड्यूस किया और अपना न्यू इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि आपकी मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, एजुकेशन भी आपकी क्या थी कि किसी को एजुकेशन चाहिए तो भाई आप पैसे दो और एजुकेशन लो। इंफ्रास्ट्रक्चर था जैसे आपके रेलवेज़ हैं, आपके प्लांटेशन हैं। जो आपकी वेस्टर्न एजुकेशन और जो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, उनने बोला कि भाई जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको भी एजुकेट करो, स्पेशली आपके नागाज, मीशोज और खासीज को। ठीक है, जो आपकी ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटीज़ है उनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी है क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों के पास क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो अपने आप को लो फील करते हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। ठीक है, कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद क्या डेवलपमेंट आए, गवर्नमेंट ने क्या है जॉब्स प्रोवाइड की लोगों को ताकि उनका लाइवलीहुड चल सके। ठीक है, एजुकेशन मतलब यूथ को एजुकेट करने की बात करी कि भाई यूथ एजुकेट ही नहीं होगा तो जॉब कहाँ से मिलेगी उनको। ठीक है, अर्बनाइजेशन, लोग क्या है ज़्यादा शहरीकरण की तरफ भाग रहे थे, जैसे आपके गुवाहाटी है, शिलोंग है। ठीक है, इन सब एरियाज़ की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे थे और ज़्यादा प्रोफेशंस को चूज़ कर रहे थे, जैसे डॉक्टर है, आपके टीचर्स है, आपके इंजीनियर्स हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ इथेंसिटी एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, जो आपके लीडर्स थे इथनिक मूवमेंट के और रीजनल पार्टीज़ के, उनने एक डिस्ट्रिक्ट क्लास को फॉर्म किया जहाँ पे उन लोगों को क्या है पॉलिटिकल पावर दी और कुछ रिसोर्सेज दिए। ठीक है, जो भी आपके भाई ट्राइबल ग्रुप्स थे उन सबको क्या है जो भी स्टेट फंड वगैरह आता था उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का, कंस्ट्रक्शन का और ट्रेड का। नेक्स्ट है माइग्रेशन एंड इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ। ठीक है, माइग्रेंट जो थे हमारे जो कुछ अदर पार्ट से आए थे जैसे आपके बिहार है, यूपी है, वो ज़्यादातर भाई जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें इंगेज हो जाते थे, मार्केट में इंगेज हो जाते थे। ठीक है, लेबर वगैरह बन जाते थे आपके। जो आपकी ट्राइबल सोसाइटी है वो क्या है अनइक्वालिटी फेस कर रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो हमारा यूथ है जो रिटर्न कर रहा था, मतलब वापस आ रहा था कुछ सिटीज़ से, ठीक है, वो क्या है अपना लाइफस्टाइल ही उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहा था। ठीक है, मतलब वो अपना बिल्कुल ही एक डिफरेंट तरीके से ज़िंदगी जी रहा था। ठीक है, और उसके बाद क्या है धीरे धीरे हम भी हर चीज़ में डिजिटल होने लगे, मतलब अपना खुद का एंटरप्रेन्योर खोलने लगे, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वगैरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नोशन ऑफ क्राउन कॉलोनी, एक्सप्लेन। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो जो आपका क्राउन कॉलोनी होता है वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जो आपका ब्रिटिश है वो डायरेक्ट रूल करता है। ठीक है, मतलब कि जो मोनार्की है, ये जो ब्रिटिश है उसका डायरेक्ट रूल होता है। ठीक है, जो कि आपका अपॉइंट किया जाता है मोनार्की के द्वारा। ठीक है, उसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी लेजिस्लेचर क्या है उनको अपॉइंट नहीं करता। देखो बेसिकली जो क्राउन कॉलोनी होते हैं वो स्पेशल कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, जो कि क्या है जहाँ पे क्या है आपका डायरेक्ट रूल होता है आपके ब्रिटिश का। ठीक है, जो कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो उस मोनार्की को अपॉइंट करती है। इसके फीचर्स देखो, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट रूल होता है। ठीक है, मोनार्की का कि भाई मोनार्की ने बोल दिया, मतलब जो आपका राजा है उसने बोल दिया कि ऐसे होगा तो सिर्फ ऐसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई ऑटोनॉमी नहीं मिली है कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हो, सिर्फ जो राजा बोलेगा वही होगा। ठीक है, कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, राजा की ही मर्ज़ी चलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, किसी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, कोई प्राइवेट कंपनीज़ नहीं है यहाँ पे। ओनली सिर्फ हमारा एक राजा है जो कि राज करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे आपका हांगकांग है, सिंगापुर है, जामिका है, ठीक है, और माल्टा है, ये आपके क्राउन कॉलोनीज़ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्या है कि किसी के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है, डायरेक्ट क्या है हमारे जो
मोनार्की है, जो राजा है उसका डायरेक्ट रूल है, ठीक है, किसी के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, ना कोई हमारी ओपोजिशन पार्टी आ सकती है, ठीक है। ये आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्क्राइब सिटीजन्स एज अ डोमिनेंट इशू इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग द असम मूवमेंट 1979 से 1985 तक, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो हमारा असम मूवमेंट हुआ था 1979 से 1985 में, ठीक है, वो आपका लीड किया गया था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AASU, ठीक है, और ऑल असम गण संरक्षक परिषद ने, ठीक है। इन लोगों ने बात करी थी कि भाई जो भी इनलीगल माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, उनको राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, जो भी क्या है कि दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए हैं। तो इस मूवमेंट का बैकग्राउंड है कि भाई जो भी ईस्ट बंगाल से और ईस्ट पाकिस्तान से आया है, ठीक है, पार्टीशन के बाद उनके क्या है, वो क्या है, इनलीगल तरीके से आए हैं, ठीक है। तो उनकी क्या है, आइडेंटिफिकेशन की जाए कि भाई कौन इनलीगल तरीके से आया, कौन लीगल तरीके से आया है, ठीक है। सिटीजन एज अ सेंट्रल कॉन्सर्न, ठीक है, जो हमारा मूवमेंट है वो डिमांड करता है कि भाई जो भी 25 मार्च 1971 के बाद आया है उसको क्या है, डिटेक्ट कर दो, ठीक है, उसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो डेट थी वो चूज़ की गई थी कि भाई जो भी वॉर हुआ था उसके बाद की। फियर ऑफ डेमोग्राफिक एंड कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, जो भी हमारे आसाम के इंडिजीनियस ग्रुप थे उनको डर था कि कभी हमसे हमारी ज़मीनें ना खरीद ले, ठीक है, हमारी लैंग्वेज इसके बीच में छुप क्यों ना जाए, क्योंकि वो जो इमाइग्रेंट्स थे वो लार्ज नंबर में आए थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या था, देखो जो मूवमेंट था उसके बाद 1979 में हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होने थे, जिसमें क्या है, जो बहुत सारे माइग्रेंट्स थे वो भी वोटर लिस्ट में थे। तो क्वेश्चन ये आ रहा था क्या ये भी इलेक्शन में वोट देंगे, तो इसकी वजह से क्या है, हमने इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन्ड कर दिए। इसका आउटकम निकला कि जो मूवमेंट था वो साइन किया गया था असम रिकॉर्ड ऑन 15 अगस्त 1985 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बीच में और AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में और ऑल असम गण परिषद के बीच में, ठीक है। इसमें आप देखो क्या शर्तें रखी गई थी कि जो भी माइग्रेंट्स एंटर हुए हैं 25 मार्च के बाद उनको हम यहाँ पे रखेंगे ही नहीं, ठीक है, और जो भी माइग्रेंट्स 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 में आए हैं उनको अलाउ कर देंगे हम यहाँ पे रहने के लिए, पर सिर्फ 10 साल के लिए, ठीक है। और जो माइग्रेंट्स 1 जनवरी 1961 के बाद आए हैं उनको हम फुली सिटीजनशिप दे देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्कस द इवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन असम, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका अर्ली फेज 1950 से 1970s तक। देखो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो कांग्रेस है वो एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पार्टी थी, ठीक है, कि भाई कांग्रेस का ही राज चलेगा। उस टाइम पे कोई भी अपोजिशन पार्टी भी नहीं थी। उसके बाद कुछ अपोजिशन पार्टी आई थी, जैसे प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी है, आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी भी आपकी 2 थी, एक सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक कम्युनिस्ट पार्टी M थी, ठीक है। इस पार्टी सिस्टम का नेचर था कि सिर्फ एक ही डोमिनेंट पार्टी है, किसी भी रीजनल पार्टी के लिए कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म, उसके बाद क्या है कि भाई कुछ हमारी नेशनल पार्टीज़ भी आई, ठीक है, कुछ रीजनल पार्टीज़ भी सत्ता में आई, ठीक है। जो कांग्रेस था उसी के सामने ये इशू हुआ था कि जो भी इनलीगल माइग्रेंट्स थे, ठीक है, उनको क्या है, उनकी हमें जांच पड़ताल करनी है। उसके बाद क्या है कि जब भाई हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो डिक्लाइन हो गई, तो उसके बाद क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इश्यूज़ फेस किए, जैसे इंटरनल स्प्लिट है आपकी। उसके बाद क्या है, जब कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आई 1990s में, तो हमारे जो लीडर थे हितेश्वर शिका और तरुण गोपी, ठीक है, उनकी वजह से ये पार्टी दोबारा क्या है सत्ता में आई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लोगों ने देखा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पार्टी है, ठीक है, ये तो सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाती है, ठीक है। और उसी टाइम पे कुछ रीजनल और कुछ कम्युनिटी बेस्ड पार्टीज़ भी आई थी, जैसे आपका बोडोलैंड पीपल फ्रंट है, ठीक है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो कि मुस्लिम्स क्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। फिर कांग्रेस का जो राज है वो ख़त्म हो गया था 2010 तक, जो हमारी बीजेपी है वो फोर्स में आई, ठीक है। बीजेपी क्या है, एक गठबंधन की सरकार बनी थी जिसने 15 साल
राज किया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट रोल वुमेन मूवमेंट्स हैव प्लेड इन पीस मेकिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, वुमेन मूवमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ज़रूर ही आता है पेपर में। ठीक है, तो देखो कुछ मूवमेंट्स बताए गए हैं। देखो जो वुमेन थी उनने अपनी राइट्स के लिए, ठीक है, जो भी उनके साथ वायलेंस होता था उनको अपनी खुद की ह्यूमन राइट्स चाहिए थी, इसलिए क्या उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए थे, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे फर्स्ट है जो आपका मूवमेंट मणिपुर में हुआ था, मीरा बीबी मूवमेंट। ठीक है, इसका मीनिंग था वुमेन्स विद टॉर्च। ठीक है, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो कि बहुत ज़्यादा रेप वगैरह हो रहे थे। ठीक है, औरतों को मारा जा रहा था, ये उसके लिए मूवमेंट किया था। नेक्स्ट है आपका नागा मदर एसोसिएशन, जो कि आपका नागालैंड में हुआ था 1984 में। ठीक है, शेड नो मोर ब्लड, कि भाई अब क्या है, जो औरतें हैं उनको भी एजुकेट करो, उनको भी राइट्स दो। नेक्स्ट है आपका खासी वुमेन इन मेघालय। ठीक है, ये आपका कम्युनिटी लेवल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन था, ये स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस के लिए था। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह थे ये उनके लिए था। नेक्स्ट है आपका एडवोकेसी अगेंस्ट मिलिटराइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेंस, कि भाई वुमेन्स ने अपना एक ग्रुप बनाया कि हमारे जो भी राइट्स हैं, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड किए जाए ताकि हम भी खुद को सेफ फील कर सके। ये आपके हंगर स्ट्राइक थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो देखो जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया था जिसमें आपके ट्राइबल पॉपुलेशन थे, जैसे आपका मेघालय है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, असम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थे, इनको हम डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बोलते हैं, जो कि आपके 6th शेड्यूल के अंडर बने हैं। इसके फीचर्स हैं भाई, जो हमारा जनरल पंचायत सिस्टम है, ठीक है, वो भी हमारा 6th शेड्यूल के अंदर बना है, स्पेशली कि भाई जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको ऑटोनॉमी मिले, उनके कल्चर को ऑटोनॉमी मिले और उनकी ज़मीन जो है वो सेफ रहे। यहाँ पे आपके 3 काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपके जुडिशरी। ठीक है, ये जो फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंटली करते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, मतलब हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ही रोल होता है। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको चूज़ किया जाता है, और जो कुछ मेंबर्स जो हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसका हेड होता है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर। इसके फंक्शंस क्या हैं, अब देखो कि भाई ये लोग लॉज बनाते हैं लैंड यूज़ पे, ट्रांसफ़र पे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे, इनहेरिटेंस पे और सोशल कस्टम्स पे। ठीक है, ये मैनेज करते हैं प्राइमरी एजुकेशन पे, मतलब लोगों को प्राइमरी एजुकेशन देते हैं, पब्लिक हेल्थ पे, सैनिटेशन पे। ठीक है, रोड्स को मेंटेन करते हैं, मार्केट को, वाटर सप्लाई को। ठीक है, जो भी भाई केसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, उन पे देखते हैं। ठीक है, अगर किसी की ऑनरशिप छीनी जा रही है तो उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, जो भी ट्राइबल्स हैं उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके कस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी टैक्सेस वगैरह हैं जो भी आपके हाउसेस पे लगते हैं, ठीक है, मार्केट्स पे लगते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उस टाइम पे वो बहुत ही लिमिटेड था। ठीक है, मतलब एक लिमिटेड एरिया में था, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल था ड्राफ्टिंग में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, बिटवीन 1946 से 1950s के बीच में। इसके फीचर्स देखो, सबसे फर्स्ट है लिमिटेड सीट्स। भाई उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वो बहुत ही कम थी, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया था वो फुली इंटीग्रेटेड भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सीट्स भी बहुत ही कम थी। ठीक है, एट दैट टाइम उस समय पे जो है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो असम प्रोविज़न का एक पार्ट था। ठीक है, जो भी एरियाज़ हैं, जैसे आपके नागालैंड है, मिज़ोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, ये ब्रिटिश के अंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोमिनेंट मेंबर्स कौन कौन से। देखो सबसे फर्स्ट है गोपीनाथ बोरदले, जो कि हमारे फॉर्मल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ठीक है, नेक्स्ट है रोहिणी कुमार चौधरी, जो कि हमारे असम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और हमारे ट्राइबल्स को बोल रहे थे कि भाई इनको ऑटोनॉमी दी जाए। नेक्स्ट है आपका राजा बहादुर गोपीनाथ सिंघे और मुजाहिदीन अहमद। ठीक है, जो कि क्या है इसमें पार्टिसिपेट करे थे इस डिस्कशन में।
नेक्स्ट है इसके की कंसर्न्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड सेफगार्ड, कि भाई जो भी हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उनको स्पेशल पावर दी जाए हमारे 6th शेड्यूल में, ठीक है। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा 6th शेड्यूल है उसमें क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बने कि भाई सब जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है उनके पास खुद की ऑटोनॉमी होगी, ठीक है। इंटीग्रेटेड विद इंडिया, जो असेंबली है उसमें डिबेट हुई कि भाई जो भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं उसको इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट कर दो, ताकि उसमें भी क्या है सेल्फ गवर्नमेंट हो और उनका जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहे, ठीक है। इसमें कुछ कंसर्न इश्यूज भी थे डेवलपमेंट में, जैसे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी थी, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी, ठीक है। कोई भी रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा था जो भी आपकी स्टेट्स वगैरह बन रही थी, ठीक है। ये जो भी आपके 7 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है, मैं कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैं पार्ट 2 में डालूंगी आपके, ठीक है। तो कल आपका शायद पार्ट 2 भी आ ही जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को देखो, मैंने आपको एक बेसिक से समझा दिया है कि भाई इस क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हो, तो आप अपने वर्ड्स में 400 वर्ड्स को कंप्लीट कर सकते हो। ये नहीं है कि अब आप कमेंट करोगे कि मैम आपने तो बिल्कुल थोड़ा सा बताया है, या आपने तो किसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करा है, किसी को कम। तो देखो मेन पर्पस होता है हमारा कि हम टॉपिक को क्लियर कर दें, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें ताकि आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर सको। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई भी दिक्कत है तो आप नेट पे चेक कर सकते हो, उसके लिए आप कमेंट मत करा करो, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ आए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।